मुझे बताएं, हम भेजेंगे। और आपने सामने आके भी ज्ञान थोड़ा बहुत लिया ही है, तो अपने ज्ञान का विज्ञान में उपयोग करें, ठीक है। और वो जो वीडियो देखेंगे तो आपका क्लियर हो गए। एपिथेलियल टिश्यू मैंने अच्छी तरह करा दिया था, आप लोग को पता है। अच्छा, हम करा वो एपिथेलियल टिश्यू को लेके ही बैठे थे हम लोग, धूप बत्ती कर करके आगे ही गाड़ी नहीं बढ़ी थी, पता है मेरे को। हम लोग टिश्यू पढ़ रहे थे, ब्लड में चले गए थे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू को एक बार फिर से शुरू से केवल रीड कर देते हैं, जहां तक समझाएं रिकैप हो जाएगा। मास्टर की तरफ ध्यान दें। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारी स्किन, हम कुछ नहीं, पिछला एक बार रीडिंग कर देते हैं, थोड़ा लिंक बन जाए, ठीक है। अच्छा, तो दूसरे पैराग्राफ पे आ जाइएगा। different epithelia show different structure that correlate with their unique function. For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occur through a selectively permeable surfaces, there is ये बता दिया था, there is a कोई बात नहीं, there is a simple flat kind of epithelium, this is called the simple squamous epithelium। हाँ बिल्कुल सही करें, simple squamous, ये सी बता रखा था मैंने सर, ठीक है बेटा। कनेक्टिव टिश्यू से सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ओके। इस पेज का पेज नंबर कौन सा है बता दीजिएगा जरा। 74 पेज का सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, राइट से ऊपर से। Where absorption and secretion occur, कोई चीज का एब्जॉर्प्शन हो या सिक्रेशन। सिक्रेशन मतलब जैसे पसीना बाहर जाता है, और एब्जॉर्प्शन जैसे कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जो हमारी है, उसमें जो विलीज है वो ग्लूकोज को सक करती है, एब्जॉर्ब करती है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। तो जहां पर एब्जॉर्प्शन या किसी चीज को चूसने का काम, लेने का, खींचने का काम हो, और सिक्रेशन मतलब बाहर निकालने का काम, ठीक है, एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन। लेकिन हाँ, यहां पर क्या बात हो रही है इंटेस्टाइन की, हमारी जो आंतें होती है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है, इसमें आगे क्लियर किया जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग मतलब अंदरूनी जो दीवार होती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन जो होता है, चीजों को लेना, सोखना और चीजों को बाहर निकालना, ठीक है। Tall epithelial cells are present. These columnar, meaning pillar-like epithelium, facilitates movement across the epithelium barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is thus ciliated columnar epithelium. देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इंटेस्टाइन की बात की मैंने। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा कि उसके इनर वॉल में या इनर साइड में क्या होता है, विली होता है। और जो विली होता है वो किसका पार्ट होता है, वो भी एपिथेलियम टिश्यू का ही पार्ट होता है, उसके दीवार पे लगा होता है। कुछ नहीं, एक ही सेम चीज। तो उस वॉल के ऊपर जो होता है वो सिक्रेशन करने का काम करता है। मेरी बात सुनिए, हमारा जो स्वेट, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन या जो छोटी आंत है,
उसके इनर वॉल पर जो विली होती है वो एपिथेलियम टिश्यू के साथ ही कनेक्ट होती है। एपिथेलियम टिश्यू का दो काम मैंने अभी बताया ना आपको, इसमें वो एब्जॉर्प्शन भी करते हैं और सिक्रेशन भी करते हैं। बाहरी जो स्किन है या जो बाहरी वॉल होती है वो दो काम तो करेगी, या तो चीजों को बाहर निकालेगी नहीं तो लेगी। सेल मेम्ब्रेन में भी हमने ऐसा ही पढ़ा है, प्रियम्बल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन को प्रियम्बल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। वो क्या करता था, चीजों को सेल के अंदर लेना जो उसके एग्जिस्टेंस के लिए या सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अगर मान लीजिए कि सेल है हमारा, उसमें काम हो रहा है तो उसको एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। ऑक्सीजन को अंदर आने देगा ब्लड के थ्रू, ग्लूकोज को भी अंदर आने देगा, लेकिन सब चीजों को नहीं। और मान लीजिए सेल के अंदर अब वेस्ट मटेरियल ज्यादा बनने लगेगा तो सेल तो डेड हो जाएगी ना, उसको बाहर भी तो निकालना है। हम ही लोग हैं, हमारे बॉडी में केवल वेस्ट भर जाए तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, उसको बाहर भी निकलना है। तो उसी तरह सेल से भी बाहर निकलता है। तो जिस तरह से सेल या का प्रियम्बल मेम्ब्रेन मतलब सेल का बाहरी जो बाउंड्री होता है, हमारा जो ह्यूमन सेल होता है वो बाहर एक बाउंड्री से घिरा होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्रियम्बल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्रियम्बल का मतलब क्या होता है मानसू, बताइए सब बच्चों को। बिल्कुल, वो क्या होता है, मम्मी चाय बनाती है तो छन्नी देखा है ना, या तो अंदर आना बाहर आना। अंदर चाय को माने कि इसके थ्रू पास होने के लिए अलाउ करती है, ठीक है, और वहां पे फिर चाय पत्ती रह जाती है और छन्नी से चाय नीचे गिर जाती है। तो प्रियम्बल मतलब जालीदार, ऐसा जिससे चीजें आ सकती है और जा सकती है। वॉल प्रियम्बल मेम्ब्रेन इसीलिए कहा गया है, नहीं तो केवल मेम्ब्रेन ही नहीं बोल देते हम लोग जी। तो मैंने आपको बताया, दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो इसमें उस तरह से मेंशन नहीं है जिस तरह होना चाहिए, डीपली नहीं बता रखा कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंतें जो होती है, वहां पे विलीज होती है उसके एपिथेलियल टिश्यू के साथ। वो क्या करती है कि ग्लूकोज को सक करती है। हमारे पेट में जो खाना पचता है, सॉरी छोटी आंत में जो खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो इस तरह से स्क्वीज होता है कि उससे रस निकल जाता है, एक जूस निकलता है जिसको ग्लूकोज कहते हैं। वो ग्लूकोज विली सक कर लेती है। स्पंज देखा है ना हमने, स्पंज को किसी पानी पे रखो तो सारा का सारा पानी सोख लेता है क्योंकि उसके बीच में गैप होता है। उसी तरह विली इतनी सघन होती है कि उसके बीच में गैप होता है, वो सक कर लेती है। विलीज के अंदर हर विली, बोर्ड पे देखने, विली की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, ओके। और ये दीवार पे लगी होती है बहुत सारी। इसके अंदर है ना आरबीसी का रेड ब्लड सेल के सेल्स भी होते हैं। अब ये जैसे विली ने सक किया बाहर से पूरा का पूरा ग्लूकोज, तो सीधे ये ब्लड के कांटेक्ट में आ गया। ब्लड के कांटेक्ट में आ गया तो आपको पता है कि हमारा ब्लड जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम देखता है। परिसंचरण तंत्र मतलब कि चीजों को ले जाना ले आने का काम केवल ब्लड ही करता है। चाहे ऑक्सीजन को ले जाना हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले जाकर के बाहर करना हो, चाहे हमने जो खाना खाया है, छोटी आंत जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां विलीज के से वो ले लेता है ग्लूकोज और उसको लेके हर बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। ये काम ब्लड ही करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन किस तरह से हो गया एपिथेलियम टिश्यू में? एपिथेलियम टिश्यू में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होती है, एब्जॉर्प्शन करती है ग्लूकोज का। और सिक्रेशन, हमारे जो स्किन होता है, इस जस्ट स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, पसीने की ग्रंथियां, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू के साथ ही कनेक्ट होती है। अब जैसे आपको ज्यादा गर्मी लगेगी तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसका अपना कूलिंग मैकेनिज्म है, ठंडा करने का पूरा सिस्टम। जैसे ही ज्यादा गर्म होने लगेगा शरीर आपका, तो ऑटोमेटिक आपको पसीना बहने लगेगा। हमारा बॉडी 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सह सकता है। जैसे ही उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा पसीना निकलने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा पसीना निकलने लगेगा। बिल्कुल मर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाता है। देखिए मैं, क्योंकि ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं ना, हमारे जो न्यूरॉन से जो हमारा पूरा ब्रेन बना होता है, ये बड़ा ही है ना, क्या कहते हैं, डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब नाजुक, ये ज्यादा सह नहीं सकता। हमारा मसल टिश्यू ज्यादा सह लेता है, लेकिन हमारा इंटरनल बॉडी ऑर्गन जैसे कि लंग हो गया, हमारा जो हार्ट है, किडनी है, किडनी थोड़ा टफ पड़ता है,
लेकिन हार्ट और हमारा जो लीवर है यही सब चीजें ज्यादा चीज नहीं सह सकता, ठीक है। तो उन सब चीजों का ब्रेन तो है ही, इस सब चीज का शट डाउन होने का खतरा है। हाँ, मैंने दिमाग में बुखार नहीं हुआ जिससे हम आपको बता रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कूलिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है, भगवान ने इंसान को जो बनाया ना, तो हम लोग और जैसे जो मैमल्स है, जितने भी मैमल्स तो समझते हैं जो अपने जैसे दूसरे बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो ये जो मैमल्स हैं इनका कूलिंग मैकेनिज्म अपने ही जैसा है। अब जैसे देखो ऊंट है, ऊंट का ये कैमल का अलग कूलिंग मैकेनिज्म है, उसको ठंडे होने की जरूरत ही नहीं होती है। अब उसके पसीने नहीं आते। जो डेजर्ट वाले इलाके में ज्यादा गर्म जगह में रहते हैं कुछ जानवर, तो उनका कूलिंग मैकेनिज्म अलग तरह का होता है। हमारा और दुनिया में जितने भी मैमल पाए जाते हैं सबसे कमजोर, सबसे अधिक वीक, ब्रीदिंग कैपेसिटी भी कमजोर, इम्यूनिटी भी कमजोर, सबसे कमजोर इंसानी होता है, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन भगवान ने बोला कि सब कुछ कमजोर दे दिया, तेरे को सबसे अच्छी चीज दे देते, दिमाग दे दिया हम लोगों को। तो हम लोग अपने दिमाग की ताकत से, जितने भी मैमल आप देखते हैं ना मोस्टली सबसे कमजोर हम लोग होते हैं। एक गाय भी अगर आपको चाहे ना पीछे लग जाए ना तो भैया आपको तो बस कर देगी काम, लेकिन हमें पता है कि गाय के गले में रस्सी बांध देंगे, कंट्रोल में, ठीक है ना। हाथी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इतनी मोटी बेल है ना, वो तो एक झटका मारेगा तो बेल के साथ साथ जमीन और खूंटा उखड़ जाएगा। फिर भी क्या किया जाता है, मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ। जानवर है ना, जो भी एनिमल्स होते हैं वो दिमाग से सबसे कमजोर होते हैं। एनालिसिस की जो पावर होती है, विश्लेषण की जो शक्ति होती है, उनमें नहीं होती। जानवरों को या एनिमल्स को बस एक ही चीज पता, भूख लगेगा तो उनको एहसास होगा कि भूख लगी है, और अपना पेट भरने के लिए क्या करना है बस उतना ही सोच पाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। अब जो एनिमल इंसानों के बीच में रहते हैं वो थोड़ा बहुत ज्यादा अपना ब्रेन अप्लाई करते हैं क्योंकि ट्रेंड हो जाते हैं। लेकिन जो एनिमल वाइल्ड में है उनका ब्रेन बिल्कुल भी डेवलप अच्छी तरह से नहीं होता। आप अगर ज्यादा ट्रेंड ब्रेन वाले के पास जाओगे तो आप धीरे धीरे उसके साथ रहते रहते सीखते जाओगे, आप ज्यादा डेवलप हो जाओगे, ठीक है ना। अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो सुबह से दोपहर तक क्या कहते हैं, पत्थर तोड़ता है, हालांकि उनका काम गड़बड़ नहीं करा, मतलब ब्रेन का काम सॉरी वो नहीं करते हैं, आप उनके पास जाएंगे तो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। तो हाथी जो होता है उसके पाँव में बड़ी सी ना बेल बांध दी जाती है, और जब तक वो जंजीर उसके पाँव में रहती है ना उसको लगता है कि मैं तो बंधा हुआ हूं, और वो कहीं नहीं हिलता। सच बता रहे हैं आपको ये बात, ये फैक्ट है। आपको क्या लगता है जो भैंस होती है ना, वो रस्सी उसके लिए कुछ भी नहीं है, अगर वो गुस्से में आ जाए ना तो वो रस्सी तोड़ देगी, वो आराम से उखाड़ देगी सब कुछ। बिल्कुल ठीक है, चलिए देखते आगे करते हैं। तो हमने दो चीज देखा, एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी है उसके साथ एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक चीज और है, where absorption and secretion occur as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. टॉल एपिथेलियल सेल कौन सी थी, मैंने विली बताई ना, टॉल एपिथेलियल सेल यही तो है, एक लंबे लंबे फिंगर टाइप के रेसे की तरह निकली हुई है, यहां नाम नहीं दिया है, इसको विली कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, आपको पता है कि कॉलमनर मतलब कि पिलर लाइक, ये पिलर के जैसे होते हैं, मतलब निकल डंडे के जैसे निकले होंगे फिंगर की तरह। एपिथेलियम फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियर बैरियर। देखिएगा, हमारा ये बैरियर है, हमारी स्किन एक बैरियर है, मतलब कि अंदर से कोई चीज बाहर ना जाए और बाहर का कोई चीज अंदर ना, एक बैरियर तो है, लेकिन साथ साथ ये चीजों को अंदर और बाहर आने के लिए अलाउ भी करते हैं। ये दोनों काम करते, एक तो रोकती भी है और ये भी देखती है, रोकती है उसको जो जरूरत की चीज नहीं होती है। हमारी स्किन या कोई भी एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज है तो मैं क्लियर कर दूं। हमारे शरीर को बाहर से और अंदर से जो चीज ढकी रखती है उसी को एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। मतलब कि हमारी पूरी स्किन ऊपर से नीचे तक एपिथेलियल टिश्यू, पहली बात एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। दूसरी, हमारा लीवर, हमारी किडनी,
हमारे जो भी फेफड़े जितने भी हैं सबके ऊपर वो एपिथेलियल टिश्यू होता है ताकि दूसरे पार्ट से अलग रहे। ये तो आपको बता ही रखा है पहले हमने, ठीक है। इन द, अब देखिए अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किन तीन चीजों से मिलकर बना है तुम बताओ, अब बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम किन तीन बॉडी पार्ट से मिलकर बना होता है? तुम बताओ, फोर्थ क्लास में पढ़ाया था इसीलिए मैं सोचूं कि एक बार आप लोगों को बता दें। रेस्पिरेटरी सिस्टम में छोटी आंत क्या करेगी बेटे, तुम बताओ। पता है हम लोग क्या होते जा रहे हैं, वाइल्ड एनिमल, ब्रेन हमारा वाइल्ड एनिमल की तरह होता जा रहा है। आप बताइए क्या लक्ष्य तुम्हारे बैठे, ये उम्मीद, तुम बताओ मन से, बोलते जाओ। हाँ ठीक है, अरे लंग, नोज या माउथ एक ही चीज है, और विंड पाइप तीन ही चीज तो है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब सांस, श्वसन तंत्र, सांस लेने वाला चीज, तीन ही चीज। हमारे फेफड़े हो गए, नाक और मुंह दोनों होता है, ठीक है, नोज और माउथ, क्योंकि दोनों चीजें सांस ले, और विंड पाइप जो कनेक्ट करती है फेफड़ों को माउथ और नोज से, बस काम खत्म, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, आदमी उसमें क्लिक नहीं हो जाता दिमाग। वैसे 3-4 लोगों का क्लिक नहीं हुआ तो थोड़ा मेरे को चिंता हो गई इस बात। तो एपिथेलियल टिश्यू जो हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह काम करता है ये देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है ना कि 9th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी साइंस की, इसमें एक लाइन लिखा हुआ है और आप चाहेंगे कि 2 पेज समझा दीजिए सर जी, और इसमें एक ही लाइन दिया है, शॉर्ट में एक लाइन लिख दिया। अब आपको समझ में आया तो आया, नहीं तो राम जी से पूछिए। इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द columnar epithelial tissue also has cilia। याद रखिएगा, ध्यान देना आप लोग, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एपिथेलियल जो पार्ट था वो था विली, विली था, और यहां पर बेटा सीलिया है। सीलिया वह पार्ट है जो बाहर की चीजों को अंदर आने के लिए अलाउ करता है और अंदर की चीजों को बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। समझ रहे हैं, अभी मैं समझाऊंगा, चिंता मत करें, एक सेकेंड। विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, बिल्कुल सही। हमारी जो नोज होती है, तो अब ऐसा नहीं ना बेटा लोहा का चूरा, काला नमक, ठीक है, या 4 किलो पॉन्ड्स पाउडर सांस में आए, ऐसा चाहेंगे हम लोग? नहीं चाहेंगे, और हमारा शरीर भी नहीं चाहेगा। तो हमारे नोज में जो हेयर होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, हर आदमी के होते हैं, किसी के बड़े हो गए, किसी के कम हो गए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है कि अंदर में वो रोए जैसे होते हैं। हेयर मतलब ये नहीं जो बाल आपके बाहर आ गए, चोटी बना लीजिए ना की है, ऐसा तो फिर यस ने, क्या नाम है, हर्ष ने ऐसे कहा ये अच्छी, ऐसा भी कहा यस ने। कर दिया, क्या करें, ये हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो हेयर्स होते हैं नोज के अंदर, जो रोए होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं कि जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं, इस एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, ठीक है। पहले बहुत अच्छा था, पहले अच्छा इसलिए था क्योंकि इतना पॉल्यूटेंट चीज भी नहीं होता था। तो हमारे जो नोज का मैकेनिज्म था, ये सीलिया इसके ऊपर रहता था, उसके ऊपर ये जो रहते थे ये रोए जैसे, वो डस्ट पार्टिकल को छान लेते थे। तो अधिकतर डस्ट पार्टिकल हमारे नोज में छन जाता है और तब नोस्ट्रिल से अंदर जाकर के विंड पाइप में जाता है। बात समझ में आ रही है? माउथ से कभी सांस लेने ना चाहिए, क्योंकि माउथ में वो सीलिया नहीं होता, ठीक है, हमारे नोज में होता है। अब माउथ के अंदर बेटे कहां से बाल आएंगे, है ना? नहीं, कुछ लोग स्टंट करते हैं माउथ से ना, ऐसे क्या कहते हैं, 15 रुपए खिला दो, पूरा एक विल्किंसन का ब्लेड का पैकेट निकाल देंगे मुंह से। हाथ की सफाई नहीं, मुंह की सफाई, देखिए ना, ब्लेड ऐसे कर देंगे, फिर पता नहीं क्या निकाल देते हैं मुंह से वो। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो था, उसमें विली एपिथेलियल टिश्यू में एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम कर रहा था, उसी तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम हमारा सीलिया करता है, ठीक है। और क्लियर करते हैं इसको। Which are hair like projection on the outer surface of epithelial cells
These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. म्यूकस मतलब पता समझते हैं ना, रीड, ठीक है, जो हमारी नोजी होती है, जो आती है ना छोटे, जो आंची मम्मा नोजी, हमारे अंदर जब कफ होता है तो जो निकलता है ना वो सारा का सारा वो वही चीज मूव हो जाती है, जितने भी डस्ट पार्टिकल हमने एब्जॉर्ब कर रखे हैं। जो जुकाम जब हमें होता है तो ये वायरल हम लोग कर लेते हैं या जिस भी तरह का करते हैं, तो हमारे ये क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्योंकि बेटा वो ड्राई नहीं निकल सकता बाहर, समझ रहे हैं, तो उसके साथ वो मिक्स होकर के म्यूकस पूरा बाहर आता है, आपकी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा साफ होने के लिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को जुकाम कभी नहीं होता, बहुत कम रेयर होता है, उनके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं ना अंदर वाले, बहुत ड्राई रहते हैं। ड्राई रहने से क्या होता है कि अगर उससे ना ब्लीडिंग होने का खतरा होता है, ब्लीडिंग होने के साथ साथ अगर धूप में थोड़े से भी वो निकल जाए, ज्यादा तेज धूप हो जाए तो नाक से ना नॉस्ट्रिल से ब्लड आने का भी खतरा होता है। तो हर चीज का अपना हिसाब किताब। हमको जो इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन होता है, नॉर्मल सर्दी जुकाम मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस उसको कहते हैं, ठीक है ना, फ्लू कहते हैं, तो उसी से इन्फ्लुएंजा है। तो वो हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद भी है, क्योंकि उसके होने से क्या होता है, जो सर्दी जुकाम होता है तुम्हारे अंदर की गंदगी बाहर निकलती है, नहीं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई तरीका नहीं कि ये सारी गंदगी बाहर है, और ये अगर बाहर नहीं आएगी तो प्रॉब्लम क्या, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आगे जाके प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, हम उतना आगे नहीं जाएंगे, चैप्टर भी खत्म करना है। आओ राइटिंग आओ, मैंने बुला दिया बेटा, आप प्रधानमंत्री नहीं है, सारे बच्चे बैठे। ये डायलॉग मारना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मास्टर ही क्या जो बच्चों पे अत्याचार नहीं करे, फिर मास्टर कैसा जी। आप तो हैं ही, आप अगर माने तो आप प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो मिट्टी। देखिएगा आगे, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज द सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये जो अब यहाँ पर ये जो सीलिया जहां लगा होता है, रोए जहां लगा होते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, किसका व्हाट्सएप क्या है किसका, मैं 2987, पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा मेरे फोन का पासवर्ड। उसे मेरे को पता है इस इंस्टीट्यूट के बाहर भी नहीं जाता, वीडियो कोई देखता ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं चाहता भी नहीं, भगवान जाने। देखिएगा, तो क्यूबाइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल्स। अब क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होता है, तीसरे पैराग्राफ पे आ जाएंगे आप। विद क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी। मैंने आपका नोस्ट्रिल्स वाला बताया, मैंने आपका इंटेस्टाइन वाला बताया, छोटी आंत वाला। अब मैं आपको किडनी के ऊपर बता रहा हूं कि किडनी के ऊपर जो एपिथेलियम टिश्यू होता है, सबसे पहले आप स्किन तो हमको सबको पता है, हमने नोस्ट्रिल्स वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बता दिया आपको, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा इंटेस्टाइन है वहां का बताया कि एपिथेलियम टिश्यू वहां रह के करती क्या है, और अब हम किडनी का बता रहे हैं कि किडनी के ऊपर जो एपिथेलियम टिश्यू है वो किस तरह से हेल्प करती है। देखिएगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी। लाइनिंग मतलब कि एक कवर बनाती है, याद रखिए, लाइनिंग मतलब कि कवर करना किडनी। फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी tubules and ducts of salivary glands। बता रहे बेटा, अभी तो बोला ही नहीं मैंने कुछ भी, अभी तो रीडिंग कर रहा था। Where it provides mechanical support, epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells, which can secrete substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and the multicellular glands is formed. This is glandular epithelium। देखिए क्या है, किडनी जो होता है हमारे जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे बॉडी में जो यूरिया बनता है, अगर हमारे बॉडी में ज्यादा यूरिया का कंटेंट होने लगे तो हमारी सबसे पहले किडनी डैमेज हो जाएगी, ठीक है।
और भी मल्टी ऑर्गन जो ऑर्गन हमारे हैं उसको भी डैमेज होगा। हमारे बॉडी का जो यूरिया होता है वो दो तरह से जाता है, एक तो यूरिन के थ्रू, यूरिनरी ग्लैंड में, और दूसरा क्या होता है, आपने पसीना वैसे कोई टेस्ट तो करता नहीं, कभी माउथ में गिर जाए बचपन में आदमी के तो नमकीन तो होता है, ये तो पता है ना, मैं साइंस बता रहा हूँ, ठीक है ना, बेयर ग्रिल्स ना बना रहा आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब पसीना हमारा नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे भी तो साइंस होगा ना, आखिर नमकीन है तो क्यों है। हमारा किडनी जो ब्लड को फिल्टर करता है, तो आपको पता है कि ब्लड के अंदर से यूरिया को अलग करता है, ठीक है, यूरिनरी ग्लैंड से बाहर कर देता है उसको। कुछ यूरिया जो होता है स्वेट ग्लैंड को भी देता है, सारा का सारा यूरिया यूरिन के थ्रू नहीं निकल सकता, तो स्वेट ग्लैंड को भी मिलता है, मतलब पसीने की ग्रंथियों को। तो जहां भी स्वेट ग्लैंड हमेशा हमारी स्किन के नीचे होती है, ठीक है, तो वहां पर जो यूरिया का सप्लाई होता है हमारे, और वो चीज बाहर जाती है, तो पानी जब बाहर पसीने के रूप में निकलता है तो साथ ही साथ बॉडी का यूरिया और साथ ही साथ जो हॉटनेस या वार्मनेस जो हमारी बॉडी की वो भी बाहर लेके जाता है। हाँ वो तो होगा ही, बिल्कुल समझ रहे हैं बात को आप लोग, समझा रहे हैं। हमारी किडनी का मेन काम है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। एक क्वेश्चन आएगा कि किडनी का मेन काम क्या है, तो खून को साफ करना। हमारे पास, चलो किडनी के बारे में थोड़ा ज्ञान ले लो आप, कोई बात नहीं, छेड़ दिए हैं तो कुछ ना कुछ सुन के ही जाएंगे। हमारी किडनी जो होती है, दो किडनी होती है, और आपको पता होना चाहिए कि एक किडनी अगर अमिताभ बच्चन को दान कर भी दे तो दूसरी किडनी से काम चला सकते, ठीक है, बिल्कुल जिंदा रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। एक किडनी पे फोकस करने वाली बच्ची ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनिए। हमारे पास दो किडनी होती है, किडनी का मेन काम होता है ब्लड को साफ करना, प्यूरिफाई करना। हमारा ब्लड जब आर्टरी से जाता है, हार्ट से, हमारा जो लंग होता है वो ऑक्सीजन देता है हार्ट को। हार्ट से आर्टरी कनेक्टेड होती है। आर्टरी उस ब्लड वेसल को कहते हैं जिसमें केवल साफ खून या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। वो उसमें जो ब्लड गया हमारे बॉडी सेल्स तक गया, वो ऑक्सीजन लेके गया। विली के पास जो आरबीसी कनेक्टेड होती है विली में, वो वहां पर जो ब्लड है वो ब्लड वेसल ले जाकर के उसको ग्लूकोज दे देती है, और हर बॉडी सेल में वाटर पहले से रहता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, एनर्जी निकलेगी और लिक्विड में घुली हुई बहुत सारी वेस्ट चीजें बच जाएगी आपके बॉडी सेल के अंदर। उसको वेन्स हर बॉडी सेल के साथ भी कनेक्टेड होता है, तो अब गंदा जो भी वहां मटेरियल है उसको खून के रूप में लेके बाहर आएगा वेन्स। वेन्स पहले क्या करेगा, किडनी में चला जाएगा, किडनी को देगा खून, किडनी से बाईपास होगा पूरा का पूरा आपका खून। हमारे बॉडी का आर्टरी से गया हुआ, आर्टरी से पहले हर बॉडी सेल तक खून जाता है, फिर वो बॉडी सेल में ब्लड का प्रोसेस होने के बाद काम हो गया खून का, तो पूरा मटेरियल जो होगा वेस्ट मटेरियल वो सीधे से सीधे किडनी को जाता है। किडनी को कहा जाता है कि भैया जी ऐसा है कि इसमें जितनी भी वेस्ट मटेरियल है आप उसको फिल्टर कर दो, अब खून हमको ऊपर लेके जाना है। और ये खून, फेफड़े चचा ने कहा है कि ये खून ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल CO2, हम CO2 से ज्यादा नहीं लेंगे, ज्यादा लेके आओगे तो बाहर ही गेट ही नहीं खोलेंगे, ठीक है ना। हमारे बॉडी सेल से जो क्या कहते हैं वेन्स होती है, हमारे फेफड़े को केवल CO2 घुला हुआ ब्लड ही दे सकती है, और वो कुछ भी नहीं लेता, फेफड़े उस चीज के लिए बने ही नहीं है। तो ब्लड में भाई ऐसा तो नहीं है ना कि केवल CO2 ही है, यूरिया है, आप जो भी खाते हैं बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं, उसका क्या। तो इसके लिए पहले ही उसको किडनी के पास जाना होता है, तो पहले किडनी के पास जाएगा। किडनी में नेफ्रॉन नाम के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नेफ्रॉन छन्नी, ठीक है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। वो क्या करते हैं कि ब्लड में जितनी भी इंप्यूरिटीज होती है उसको छान लेते हैं, ठीक है, सॉलिड, क्योंकि जो यूरिन होगा, यूरिया होगा, वो सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है।
तो अब उसको छान लिया, और फिर ब्लड में जो CO2 है, क्योंकि गैस को तो छान नहीं सकते, कोई भी छन्नी है वो गैस को कैसे छान सकती है, तो ब्लड में जो CO2 है वो ऊपर आ गया, हमारे फेफड़ों के पास गया, फेफड़े ने क्या किया कि उसको फिर फेफड़े ने फिल्टर कर लिया, क्योंकि फेफड़े हवा को फिल्टर करने के लिए बने और किडनी लिक्विड को फिल्टर करने के लिए बनी। बात समझ में आ रही है ना? तो फेफड़ों ने क्या किया कि फिल्टर कर लिया, इस ब्लड, केवल ब्लड को ले लिया और ब्लड में से CO2 को बाहर कर दिया नॉस्ट्रिल्स के थ्रू। जो हम एक्सेल करते हैं तो CO2 हर बार इसीलिए बाहर जाती है, और फिर उसको हमारे हार्ट को फिर भेज दिया ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके। ठीक है, मैं समझा क्यों रहा था वैसे? अच्छा, एक किडनी, हाँ देखिए, एक किडनी में हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि उसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो वो जल्दी डैमेज होने का खतरा होता है। और जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं, वो मरते केवल किडनी फेलियर होने से। उनकी किडनी कमजोर होगी ही होगी, ज्यादा लंबे समय तक शुगर पेशेंट है और ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो उनकी किडनी फेलियर होने लगेगी। कारण क्यों वो बता दूं मैं आपको, अगर पानी मिल जाता मेरे को। पानी दिया भाई? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तुम बताओ निकिता, शुगर कैसे होता है? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, वो तो हाइपरटेंशन जो होता है ना हमारा, उसके चलते तो होता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है, लेकिन उसके बहुत सारे रीजन है। रीजन नहीं बेटा जी, इंसुलिन से क्या हो जाता है? क्या इंसुलिन बढ़ने से? नहीं नहीं, आप उल्टा बोल रहे हो। सुन लीजिए, ज्ञान स्टॉप कौन भाई? किसकी घंटी ज्यादा तेज हो गई है जरा देखिए भाई। डोले वाला कोई है भाई? मेरा डोले वाला भाई, मैं तो देखो बहुत डरता हूँ, मैं तो जाऊंगा नहीं बाहर। एक सेकेंड देखो, अगर ज्यादा लंबा चौड़ा होगा तो उल्टे लौट रहा हूँ। चलिए ठीक है, आदरणीय बिसुद्दीन आलम की सौजन्य से हम लोग आगे चैप्टर करें। बिल्कुल नहीं बताएंगे, चैप्टर खत्म करना, ये तमाशा थोड़ी हर दिन यही लेके बैठे रहेंगे। वैसे कल भी साइंस है ना हमारा, तो ठीक है, ज्ञान ही दे देते हैं। कराएंगे बेटा, अभी टाइम है हमारे पास। देखिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन क्या था वैसे? अच्छा बोले, ठीक। देखिए हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में मिक्स होता है। इंसुलिन कहाँ बनता है पता ही होगा आप लोग को, मतलब आप लोग रट रट के ही पास हुए हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बेटे रटने के लिए भी है ना, पढ़ाना ही जरूरी है, बिना पढ़ाए भी रटा नहीं जा सकता। चीज वो है ना जो जिंदगी भर दिमाग में रहे साथ। ये तो साइंस है ना, ये कुछ फैक्ट थोड़ी है बेटा, ये फैक्ट थोड़ी है जो, ये तो आपके साथ हमारे बॉडी के साथ जुड़ी, तो पता होना ही चाहिए आप लोग को। हमारा जो पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज तो पता ही होगा, अग्नाशय कहते हैं, लीवर के बगल में होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो होता है ना, इंसुलिन बनाता है। ठीक है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है 100 मिलीलीटर ब्लड में 100 मिलीलीटर ही शुगर होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर होता है तो माना जाएगा कि अब आपके बॉडी में ग्लूकोज या शुगर की लेवल बढ़ने लगी। ठीक है, ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, और जो ग्लूकोज बनता है वही शुगर है। शुगर कह लीजिए, ग्लूकोज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ग्लूकोज लेवल कह लो या शुगर लेवल। दिक्कत क्या है कि इंसुलिन जो हमारा है ना, पैंक्रियाज में जो होता है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन एक लिक्विड है, एंजाइम है, जो क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज मिक्स हो रहा है विली से, विलीज ही तो शक करती है ना,
विली सक करते जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन से ग्लूकोज और ब्लड में मिक्स करते जा रही है। दिक्कत क्या है कि अगर हम उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट ही ना कर पाए, और ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए ब्लड में हमारा इंसुलिन होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, हमारे बॉडी में इंसुलिन अगर कम बनने लगे या बनना ही बंद हो जाए, बता रहे हैं, अगर बनना ही, इंसुलिन बेटा एक एंजाइम है हमारे, वो बहुत तरह के बिहेवियर से हो सकता है, खाने पीने की आदत से हो सकता है कि आपके जेनेटिक हो, एक उम्र के बाद खुद भी हो जाए ऐसा। ठीक, हाँ बोलिए। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है, शुगर के पेशेंट हो जाने के बाद मीठा खाएंगे तो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने में बहुत मजा आता है, लेकिन है ना टर्म वन भी है हमारा। बिल्कुल देंगे बेटा। देखिए तो इंसुलिन अगर हमारे पैंक्रियाज में बनना बंद हो जाए, बिल्कुल बनना बंद हो जाए, तो आप याद रखिएगा इंसुलिन किसी भी तरह से टैबलेट नहीं आता कि मेडिसिन ले रहे हैं टैबलेट खा रहे हैं तो इंसुलिन हमको सिर्फ डायरेक्ट मिल जाए। अगर इंसुलिन का लेवल बिल्कुल जीरो हो जाए तो हमको इंजेक्शन, आपको पता है ना शुगर पेशेंट जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ता है। अभी तक हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इंसुलिन का टैबलेट नहीं बना पाया, इंजेक्ट ही करना पड़ता है, पहली बात। और उसका कारण क्यों है मैं आपको ये बताऊं। पहले ये बता दें कि इंसुलिन क्यों नहीं बनता है, शुगर क्यों होता है, एक एक चीज क्लियर करते हैं। तो हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाता है, अगर वो इंसुलिन नहीं बन रहा हो तो अब हमारे ब्लड में धीरे धीरे शुगर लेवल बढ़ने लगता है। अब शुगर लेवल बढ़ेगा तो दिक्कत तो पता चले, दिक्कत क्या होगी, दिक्कत क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। हमारा जो बॉडी सेल होता है एक लेवल तक ही ग्लूकोज यूज करेगा ना। आप जैसे मान लो पेठे की तरह बैठे हुए हो तो कोई एनर्जी का काम तो आपको हो ही नहीं रहा। आपने देखा होगा ना कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको टहलने कहते हैं, 2-3 किलोमीटर टहल के वर्कआउट करो, इसलिए क्योंकि आप वर्कआउट करेंगे तो जो ग्लूकोज आपके बॉडी में बन रही है वो डाइजेस्ट होगी, इसीलिए तो कहा जाता है। अब दिक्कत क्या है कि आपके बॉडी में इंसुलिन तो है ही नहीं, है तो कम बन रही है, तो आपको उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना होगा कि सेल्स को मजबूर करना पड़ेगा। सेल्स को कहा जाएगा कि सेल्स दीदी आप इस ग्लूकोज को पचाइए, और सेल्स दीदी कब पचाएंगी, कहेंगे तो भैया आप थोड़ा दौड़ के आइए। सेल्स को जब एनर्जी की जरूरत होगी हमें तभी तो खाना पचेगा ना। बीच में मत बोलिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, अब सेल्स के पास मजबूरी है, इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पचा ही नहीं सकते। अगर आप उतना मेहनत करोगे तो करो, तब वो सोचेगा, तब उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और तब आपका सेल काम करेगा। आपने क्या किया, रनिंग वॉकिंग ये सब कर लिया, तब सेल्स को बोला कि हाँ थोड़ी एनर्जी की जरूरत लग रही है, फिर वो क्या करेगा आपके बॉडी से ग्लूकोज को पचाएगा। ये छोटा मोटा मामला है, मतलब थोड़ा बहुत पचा लेगा, लेकिन फिर भी आपके बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज तो अभी ज्यादा बढ़ा ही है, तो उसको कम करने का आप उसको मेंटेन कर सकते हो। अब क्या करेंगे, आपके पास 2-3 तरीके, या तो आपके बॉडी में इंसुलिन दिया जाए, जो इंसुलिन क्या करता है कि उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करिए, लेवल में करके रखे, या आप थोड़ा वर्कआउट करो जिससे कि आपका बॉडी सेल खुद ब खुद उस ग्लूकोज को पचाए, और आपके अगर पचा लेगा तो ब्लड में ऐसे ही ग्लूकोज कम होने लगेगा। और तीसरा तरीका, आप इस तरह का डाइट लो जिसमें ग्लूकोज कम से कम। शुगर तो आप खा ही नहीं सकते, चीनी मीठा चीज इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि उसमें डायरेक्ट सीधे ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। आप खाएंगे तो ऑटोमेटिक शुगर लेवल, ब्लड में पहले से शुगर है, ग्लूकोज है, आप मीठा खा लिया और ग्लूकोज बढ़ गया। तला भुना सामान खाएंगे उसमें पता है कि क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, फैट ज्यादा होता है, उससे भी ग्लूकोज बढ़ जाएगा। तो आपको हरी साग सब्जियां खानी चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, चावल आप खा नहीं सकते। तो मैं बोलूं आप बोलोगे, हाँ तो चुप रहो। आलू में बेटा, आलू तो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट है, प्योर कार्बोहाइड्रेट, आलू खाती खराब। मेरी मिसेज थोड़ी सी हेल्दी है तो मैं कहता हूँ कि चीनी चावल और आलू खाना बंद कर दो, बोले कोई बात नहीं मोटा ही अच्छा है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको अपना बॉडी को है ना बिल्कुल मेंटेन करके रखना, बस एक काम कर दीजिए, मीठा मतलब थोड़ा नहीं, खाइए ही मत। बता रहे हैं आपको, दूध से, किसी ने कहा दूध से मोटे होते हैं,
मत डालिए, क्या दिक्कत है? बहुत लोग कौन, बहुत लोग, मैं खुद नहीं डालता भाई, चीनी डाल के बहुत लोग नहीं पीते हैं। हाँ, मजा नहीं आया, अभी करो करो, 10 मिनट में छुट्टी करेंगे 8 क्लास की। देखिएगा, तो क्या होता है कि तीसरा तरीका यह है कि आप ऐसा डाइट लीजिए जिसमें ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा आपको मिले ही नहीं शरीर को, तब ठीक है। आप चावल मत खाइए, आप पोटैटो मत खाइए, जिसमें जिसमें ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है उसको कम खाइए, ठीक है। इस तरह से हो सकता है। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको डायबिटीज पेशेंट हो गए, शुगर हो गया, शुगर की बीमारी, तो आपको शरीर को क्या दिक्कत होगी? देखिए, दिक्कत ये होगी कि आपका किडनी डैमेज हो जाएगा। अब किडनी डैमेज क्यों होगा, ये क्वेश्चन। हमारा किडनी करता क्या है कि बॉडी सेल के, हमारा जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है। तो आपने अगर बॉडी में जो आपका ब्लड है और इंप्यूरिटीज तो साफ कर ही रहा था, अब एक्स्ट्रा आपके उस ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा उसको फिल्टर करना पड़ रहा है। आपके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी तो बढ़ा हुआ है ना, अब उसको हर बार उसको फिल्टर करना पड़ रहा है। तो जब किडनी के अंदर जो नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन का पता है क्या काम होता है, वो फिल्टर करते जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा फिल्टर करते करते उनकी जालियां भी है ना जाम हो जाती है। बात समझ आ रही है? सिंपल सा मैं देहाती लैंग्वेज में आपको समझा दूं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कोई नेट है, प्रेम्बल मेम्ब्रेन टाइप का नेट, जाली जैसे छन्नी करते हैं, मम्मी कभी साफ ही नहीं करे उसको, या बार बार हर तरह का कूड़ा कबाड़ा सब चीज से छाना जाए, ठीक है, सोचने की। अब देखिए, तो आपने देखा होगा एक नई जाली जब लेके आते हैं छन्नी वाली, तो छाना कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे वो पुरानी होते जाएगी थोड़ा थोड़ा उस पर कुछ ना कुछ लगता चला जाएगा, समझ रहे हैं ना। और ज्यादा साफ करने की जरूरत होगी। तो नेफ्रॉन भी इसी तरह की जाली के जैसा होता है, और जैसे जैसे हम उससे फिल्टर ब्लड को करते जाएंगे तो ग्लूकोज को ज्यादा फिल्टर करने के चलते वो जाम होती जाती है। और हमारा जो किडनी है उसके नेफ्रॉन एक ऐसी सिचुएशन आती है जब ब्लड फिल्टर ही नहीं कर पाते। डायलिसिस एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उस मशीन में आपका पूरा ब्लड एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से पूरा प्यूरिफाई होता है। 2-3 दिन 4 दिनों पे ये डायलिसिस करना पड़ता है। बगल में जो भैया जी है ना, आप लोग के अंकल लगेंगे, तो अंबेडकर हॉस्पिटल में असिस्टेंट डायलिसिस किडनी के जो डॉक्टर होते हैं जी, किडनी के डॉक्टर होते हैं, तो ये मैंने मशीन को ऑपरेट करने वाले हैं भाई साहब। तो उसमें ऐसा होता है, अगर किसी आदमी का किडनी काम ही करना बंद कर दे तो ब्लड तो फिल्टर करना है ना, ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो फिर तो हमारा ब्लड जाम हो जाएगा, गाढ़ा होने लगेगा, मरने का खतरा हो जाएगा। तो क्या होता है कि फिर उसको डायलिसिस मशीन पर रखा जाए। मशीन, हाँ, एक तरह का आर्टिफिशियल वो आपकी किडनी। हाँ, अरे हाँ, तो ठीक है ना, क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मुझे जो बच्चा ये वीडियो देखेगा वो ये बता ही नहीं सकता कि टिश्यू का क्लास है। हाँ, कोई कोई जरूरी नहीं है। देखिए, मैं आपको ब्रेन का बताता हूं। ब्रेन में होता क्या है ना कि हमारी एंजाइम्स का काम क्या है। कोई बच्चा, यहाँ पर इतने बच्चे बैठे ना, बता दे, अगर पढ़ते होंगे तो जरूर पता होगा उनको, अगर साइंस में इंटरेस्ट है। एंजाइम का काम क्या है? एनीबॉडी दिमाग लगाइए, सोचिए। एंजाइम का बेटा एक ही काम होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। डाइजेशन क्या होता है? देखिए, एंजाइम का एक ही काम होता है कि जो काम हो रहा है ना उसको तेज कर दे। अगर हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है तो जो हमारा एक ऐसा एंजाइम होगा, वो क्या करेगा कि अगर ये इंसुलिन नहीं बना रहा है हमारा पैंक्रियाज, जहां मैंने हाथ रखा वही पैंक्रियाज होता है इसलिए यहां रखा है, अगर ये इंसुलिन नहीं बना रहा है तो इसको जा करके वो एक्टिवेट करेगा। हाँ, उस बिल्कुल सही क्या गुड़िया है कि वो जो सेल का पार्ट होगा ना इंसुलिन का, सॉरी क्या ना, पैंक्रियाज का, उसको एक्टिवेट करेगा, उसके डैमेज को पूरा करेगा किसी भी तरह से कि वो इंसुलिन बनाता है। अगर ज्यादा बना रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक तरह से मैंने कि हेल्प करेगा, और अगर कम कर रहा है तो उसको एक्टिवेट करेगा ज्यादा करने का।
ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो होता है ना, ये ब्रेन का अलग अलग जो हिस्सा होता है, ये अलग अलग हार्मोन्स और एंजाइम्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ब्रेन पर या ज्यादा हाइपर टेंशन में रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो एंजाइम्स या हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत सारी जो बीमारियां हैं, टेंशन से रिलेटेड सारी बीमारियां, चिंता तो हर बीमारी का जड़ है। ये कारण जय टिश्यू मैया। कनेक्टिव टिश्यू देखिएगा, हैं? उनको काम चोरी की बीमारी होती है, निकम्मेपन, बेरोजगार, है ना, आलसी, कूड़े कबाड़े। मेरे को हर उस इंसान से नफरत है ना जो मजे में रहता है। क्यों मजे में? कुछ काम करो ना, धरती पे कुछ काम करने के लिए। मतलब कैसे? काम करते करते जो मजे में रहते हैं ना, उनसे ज्यादा सजे में कोई नहीं रहता। पता है, वो बाहर से जो जितना हंसता है ना, अंदर वो उतना घुटता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जिनको ज्यादा टेंशन होती है ना, तो पार्क में जाके दादा हा 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 करके वो लाफिंग क्लब बनाते हैं, पता है ना? समझ रहे हैं भाई? मैं फैक्ट बता रहा हूँ। मेरी बात बताने का तरीका जो होता है ना, एक फनी तरह का होता है, लेकिन बातों में दम होता है। जो भी बोलते हैं सब बिल्कुल फैक्ट प्रूव्ड। चलिए आगे देखिए, कनेक्टिव टिश्यू। किडनी समझ में आ गई वंश जी? बिल्कुल। और मैं कल आपसे पूछूंगा कि जरा आप समझाइए कि क्या समझे। नेफ्रॉन का काम क्या होता है? बेटे डोले के हिसाब से तो आवाज निकाल। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आप अभी बोर हो रहे थे। नेफ्रॉन का क्या काम होता है? कोई ना, जोड़ मत दे ज्यादा, तू बता। छोड़ो, आप लोग बताइए। मैं कह नहीं रहा था मजा नहीं आ रहा आप लोग। चलो फिर मैं वो करूंगा, तुम बताओ। मुझे तो पता ही आंसर कहां से आएगा, इसलिए तो मैं वो पूछ ही नहीं रहा। तुम बताओ मुझको। कोई ने, मम्मी ने कहा था टिश्यू पढ़ के आना, किडनी के बारे में मास्टर पढ़ाएगा ना, तो बस ध्यान मत देना। जल्दी बोलिए। वो बताएगी, क्या नाम है उसका? ठाकुर। नेफ्रॉन का काम याद है बेटा? अभी बताया था नेफ्रॉन। आपको बोल रहा हूँ, नेफ्रॉन गया जहां जाना है उसको। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या है कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। याद रखिएगा, ब्लड जो है ना, हिंदी में रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। टिश्यू को उत्तक कहते हैं। जी बोलिए, तेज बोलिए जरा। संयोजी उत्तक, संयोजी मतलब कनेक्टिव और उत्तक मतलब टिश्यू, कनेक्ट करने वाला टिश्यू। नहीं नहीं, एक वर्ड अगर हिंदी में बोल दिया तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे तालिबान के हाथों बेच दीजिएगा। बोर हो गए आप लोग। अभी मत पूछिएगा तालिबान क्या है, पूरा इतिहास बदल देंगे। ब्लड इज अ टाइप, क्या बहन? ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव मतलब कि जोड़ने वाला, और टिश्यू मतलब टिश्यू। ब्लड एक टिश्यू है जो कि जोड़ने का काम करता है। किस तरह से? व्हाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? बोन बी? बोन कहां से बेटा? ब्लड का है ना। ना नहीं बेटा, ब्लड ही तो हर बॉडी के हर पार्ट तक, हर एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है। हमारे लंग को हार्ट से, हार्ट को हमारे बॉडी सेल से, सबसे कनेक्ट कर रखता है। बेटे चुप ना, तुम क्या लिखा है मुझे पता है, उसका मतलब दूसरा है, समझा रहे हो? देखिएगा, व्हाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? हम इसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more details. The cell of connective tissue are loosely spaced and embedded
in an intercellular matrix, the matrix may be jelly-like, fluid, dense, or rigid. The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. देखिए, जैसा कि हमारा जो ब्लड है, आपको जो टिश्यू पढ़ाया था मैंने, बहन डोंट डिस्टर्ब अस। हमारा जो ब्लड जो भी टिश्यू है, दो तरह के टिश्यू होते हैं ना, एक इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें होता है और जिसमें नहीं होता। पढ़ रखे हैं हम लोगों ने, तो पता ही होगा। तो आप खुद सोचिए, ब्लड लूज है, मसल तो है नहीं, ब्लड लूज है तो इंटरसेलुलर स्पेस तो ज्यादा होगा ना। अब जितना ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए ध्यान देंगे बेटा, मान लो ये टिश्यू का एक टुकड़ा है, अब आपको पता है कि टिश्यू किस चीज का बना होता है, सेल का बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल करके एक टिश्यू बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि ये सेल्स है और सेल्स के बीच में गैप जाता है, तो सेल के बीच में जो गैप होता है इसी को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये तो समझ आ ही रहा हो। लेकिन हम बेटे तो और क्या झाड़ू पूछा करेंगे, हम इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, ये तो सबसे अच्छा चल रहा है, उसमें से इसको पकड़ा ही नहीं। देखिए अब इस सेल को और इस सेल को, इस टिश्यू को और इस टिश्यू को देखिए, आप लोग दिख रहा है, नीचे वाला जो टिश्यू है आपका, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कितना कम है ना। देखिए होगा जरूर थोड़ा बहुत, याद रखिएगा, बिल्कुल लोहा थोड़ी है, आयरन थोड़ी है जो बिल्कुल स्पेस ही नहीं होगा, स्पेस जरूर होगा लेकिन कम होगा और ज्यादा होगा। तो ब्लड में आपको पता है जो लूज, हमारे बॉडी में लूज चीजें होती है, जो कि ब्लड से ज्यादा लूज तो कुछ नहीं है, लिक्विड है। इसलिए ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और लूजली पैक्ड है, मतलब कि इसमें लूज सेल्स होते हैं। ब्लड में किस चीज का सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल, बहुत सारी चीज होते हैं, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और वो क्या होते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। हमारा जो ब्लड है एक लिक्विड की तरह है, ठीक है, जिसमें कि व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल भी फ्लोट करते रहते हैं। बोलिए। नहीं नहीं, प्लेटलेट्स दूसरी चीज है, बताएंगे। सो the cell of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix, ठीक है। अब आपको पता ही है कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब कि सेल के बीच में बहुत सारी जगह है और जो कि जेली या फ्लूइड से भरा हुआ रहता है। ब्लड भी उसी टाइप का है हमारा, जो भरा हुआ पूरा पानी से भरा, पानी की तरह भरा हुआ रहता है। तो कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए, और कनेक्टिव टिश्यू क्यों है और आगे बता रहे हैं कि देखिएगा, ब्लड हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड होता है, ब्लड में जो आपको पानी की तरह ब्लड दिख रहा है ना, तो इसके अंदर सॉलिड चीजें भी हैं। आरबीसी सॉलिड है, व्हाइट डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल भी सॉलिड है, प्लेटलेट्स भी उसी के हिस्से होता है और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है जो कि आयरन का बना होता है, तो भी सॉलिड है। लेकिन साथ साथ इसमें लिक्विड भी तो है ना, लिक्विड ही ज्यादा है। और वो लिक्विड जो होता है, उस ब्लड में जो लिक्विड है या ब्लड जिस कारण से लिक्विड की तरह बहता है, उसको बेटा प्लाज्मा कहते हैं। क्लियर है? ब्लड में प्लाज्मा क्या है, ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। इतना तो क्लियर है, आ रहा है समझ में? आगे देखिए, इन विच, जिसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, इन विच रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स WBC एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। प्लेटलेट्स किसका फोन है वो, बंद करिए उसको ड्यूरिंग क्लास। बिल्कुल टाइम का क्या चिंता है बेटे, मेरे को ज्यादा चिंता है ना आपका। क्यों, घर जाना है?
जाने नहीं देना है मेरे को, 7 बजे तक यहीं बैठाना है सबको आज। तो व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। हमारा ब्लड एक लिक्विड की तरह है, लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं। उस प्लाज्मा के अंदर क्या क्या है जो सॉलिड है? प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। इतना तो समझ में आ रहा है आप लोग? ठीक है। जो मैंने नोट्स दिया है ना, जबरदस्त है, एक बार लिख के पढ़ते हैं आपको सब कुछ समझ में आएगा। एनसीईआरटी में बेशक समझ में कम आएगा, लेकिन उसमें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन। जो प्लाज्मा होती है वो प्रोटीन अपने अंदर रखती है कंटेन करके। जो लिक्विड की तरह प्लाज्मा बह रही है ब्लड में, उसके अंदर प्रोटीन होता है। और प्रोटीन, साल्ट एंड हार्मोन्स। प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है। सॉल्ट मतलब नमक नहीं, याद रखिएगा। सॉल्ट मतलब कि केवल नमक नहीं होता, सॉल्ट मतलब कि अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो कॉम्बिनेशन में होती है, उनको भी सॉल्ट कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं। डॉक्टर कहेगा ना मेडिसिन अगर लिखते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने जिस सॉल्ट का लिखा है ना, सॉल्ट मतलब कि दो अलग अलग 3-4 केमिकल से मिलने से जो कैप्सूल या दवा जो बनती है, उन सारे अलग अलग कंपोनेंट्स को भी सॉल्ट ही कहा जाता है। तो सॉल्ट का मतलब कि केवल ऐसा मत समझिएगा टाटा नमक। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये क्लियर है? ब्लड के लिक्विड को प्लाज्मा कहते हैं और उसमें प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी होता है। ब्लड के अंदर इसके अलावा प्रोटीन भी होता है, सॉल्ट भी होता है और हार्मोन भी होता है। ठीक है? हाँ, पानी पीते रहो, ब्रेन भारी हो जाएगा, बहुत सुड़ू मास्टर है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज। ब्लड बहती है, बहती भी तो आपको समझ में आ ही रही होगी। नहीं आ रही है तो कोई आइए हाथ काट के दिखाते हैं आप लोग का, बहना हुआ खून बहता दिखेगा आपको। और अपने साथ ब्लड बहते हुए क्या करता है? शुरू दिन से पढ़ा रहे हैं, 7 क्लास पहले दे चुके हैं। गैसेस को भी अपने साथ लेकर के चलता है। अरे वाह! डाइजेस्टेड फूड को भी लेकर के चलता है। डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है बेटा ब्लड में? कहाँ से? छोट बोल दिया था। हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। ब्लड हमारे बॉडी का है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र। सॉरी, मैं थोड़ा हिंदी बोल गया। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब सर्कुलेट करने का। ब्लड में हमारा कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में जो भी होता है वो ब्लड के थ्रू ही जा सकता है, दूसरा कोई मीडियम ही नहीं है उसको जाने का। क्लियर है ना? हमारे बॉडी में कोई गैसियस मटेरियल हो, लिक्विड मटेरियल हो, वेस्ट हो या न्यूट्रिशन हो, वो ब्लड के थ्रू ही एक सेल से दूसरे सेल, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकता है। दूसरा कोई मीडियम नहीं जिसके थ्रू हो जा सकता है। क्लियर? आगे देखिएगा। बोन्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन किस तरह से वो देखिए। इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। देखिएगा, हमारा जितना का जितना बोन है, हर बोन एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये कनेक्शन किस चीज के लिए? ताकि बॉडी को पूरा एक फ्रेमवर्क मिल सके। जैसे भूतों वाले फिल्म में नहीं कंकाल देखते हैं, स्केलेटन, वो सारा मांस, खून सब गायब हो जाए तो क्या स्केलेटन ही बचेगा ना? और हर बोन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। उसका नाम क्या होता है? कार्टिलेज तो बेटा कनेक्ट करने का काम करता है ना, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करने का काम कार्टिलेज में। बोन मैरो, हाँ बेटा, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। बोन बेटा ब्लड बहता है, मतलब ब्लड बनता है तभी तो वहां से क्या ब्लड वेसल्स लगे रहते हैं और बाहर खून सब जगह सप्लाई होती है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा हड्डी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है ना? ओके, हड्डी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। हड्डी के ऊपर जो हमारे ये मसल होता है, बोन्स के ऊपर मसल होता है, वहां वेन्स, मतलब जो वेन्स नहीं बेटा, उसको ब्लड वेसल्स क्या करा? लेयर्स। हम लेज सुन लिए, भूख लग गई थी। चलिए देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि आप पढ़ते समय 2-4 बार हंसे नहीं ना तो ये ब्रेन है ना बेवकूफ नहीं बनेगा। इसको अगर इसको समझ में आने लगा ना कि अरे आप पर तो बहुत प्रेशर है, आप तो सताए जा रहे हो, तो ये सीखेगा नहीं। हम इसे लड़ नहीं सकते। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको साइंस समझा रहा हूँ, ठीक है ना?
ये साइंस है, आपका ब्रेन है ना, आप इसे लड़ नहीं सकते। तू बैठ, अब तू पढ़ेगा बेटे, तू तो पढ़ेगा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। जो कहोगे उसका विरोध करेगा। कोई बात नहीं, अरे हम लोग तो मजे कर रहे हैं। अच्छा मजे कर रहे हैं तो कर लेते हैं, चलो। इस तरह से सीखता है हमारा ब्रेन, और ये आर्ट आपको आनी चाहिए हर स्टूडेंट को। हाँ, निगेटिव चीजों पे फोकस होगा ही ना बेटे, क्योंकि पॉजिटिव चीजों में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है कि नहीं। हमारी थिंकिंग जो होती है ना, हमारे ब्रेन से उसका कोई मतलब नहीं। हम जिस हिसाब से आसपास का माहौल देखते हैं या जिस तरह से अपना लाइफ स्टाइल बनाते हैं, ठीक है ना, हमारा ब्रेन वही सोचता है। आप जो चाहोगे ब्रेन वैसा सोचेगा। आप अगर आपका माहौल ऐसा है कि यहाँ पे 20 के 20 लड़के कभी दबा के लगे पड़े पढ़ने में, घर जाओ तो घर भी वैसा ही है बिल्कुल, ठीक है ना, छोटा भाई रॉकेट बना पड़ा है एकदम, अब बड़ी बहनों की अरे यार कंपटीशन हाई है, तो क्या करेंगे फिर? आपकी थिंकिंग बनने लगेगी कि पॉजिटिव वाली, नहीं ये कर सकता है तो हम क्यों। समझ, तो वो माहौल के ऊपर होता है। चलिए ठीक है बेटे, 4:15 6:15 तक इन लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड वाला जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था याद होगा 10th क्लास में, वो भी उससे भी रिलेटेड है। तो ऐसा ना सोचे कि आप लोग बहुत मैंने बड़े हो गए, थोड़ा आप लोग भी सुनिए। अभी नहीं, तुम करो ना, फिर बैठे बैठे तुम बुक बंद करके मुंह देख रहे हो मेरा, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? तुम्हारे शरीर में भी खून दौड़ता होगा, कनेक्टिव टिश्यू है वो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। लक्ष्य को देखो, तुम्हारा दोस्त कितना फोकस है। Bone is another example of connective tissue. It forms the framework that support the body. It also anchors the muscle and support the main organs of the body. कनेक्टिव टिश्यू है ये भी, क्योंकि हमारे पूरे के पूरे शरीर को एक स्ट्रक्चर देता है। अगर बोन नहीं हो तो हम लोग है ना, जैसे क्या कहते हैं, कट्टे में कैसे वो रखा रहता है, आटे का लुइया वो पूरा करके उस तरह पड़े रहते हैं एक जगह पे, हाथ पांव सब ऐसे से करके ऐसे पड़े रहते हैं। ऐसे डोले नहीं चमका सकते, मेरे तो है नहीं ऐसे, आप लोग जिनका होता है ऐसे बड़े बड़े डोले नहीं चमका पाते, नीचे बोन है तब तो, नहीं तो जैसे डोले चमकाते पूरा आकर के यहाँ जमीन पे ऐसे डोले गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक काम तो क्या करता है कि हमारे बॉडी को पूरा फ्रेमवर्क देता है, स्ट्रक्चर, एक संरचना, ढांचा देता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, डेलीगेट बॉडी ऑर्गन्स को। अब हमारा जो फेफड़ा है, जो लंग है, दोनों हमारे रिब केज के अंदर क्यों है? क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसको अगर थोड़ा सा भी ठेस लगा तो आप मर सकते हैं। हमारा हार्ट हो गया, हमारा जो लीवर है, ये सब कुछ अंदर है, सेफ्टी के साथ है। किडनी दे दिया कोई बात ना, थोड़ा बहुत चोट भी लगेगा, घुसा घुसी तो चल जाएगा, समझते हैं ना, लेकिन आपके हार्ट को ऐसा घुसा लग जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो फिर बेटे, तो अब एक बात बताओ ना, मालिक को ही गोली मार दीजिएगा तो, और मैंने सेनापति ही मार दिए तो फिर सैनिक तो भागी जाएंगे ना मैदान छोड़ के, वही बात है। हार्ट बेटा रुक गया ना तो सब कुछ रुक गया, वो मेन काम है ना। अच्छा, इसी बात को करते हुए वाणी को विराम देंगे। हमें ये बता दीजिए कि हार्ट अगर मर गया तो एक लाइन में बताइएगा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, क्यों मर जाएंगे हम ऑन द स्पॉट। हाँ बोलिए। सांस लेने में क्या दिक्कत है? सांस तो हम नाक से और फेफड़ों से लेते हैं ना। रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो वो तो मरेगा तो हार्ट बीट रुकेगा। आप ये बता रहे हो कि मरने के बाद वो मुंह बाकी ए करेंगे, ये पता है हमें। अब ये बताओ ए करने के बाद प्रॉब्लम क्या होगी, बोलिए ना आप। नहीं